नए पाकिस्तान में वुज़रा कोई काम करें ना करें, अवाम को नॉन इश्यूज में उलझाए रखना और बेपरकी छोड़ते रहने का फन खूब जानते हैं। हमने जब खबर दी कि अवाम महंगाई से मर रहे हैं और अपनी अयाशियों में मसरूफ हमारे हुक्मरानों के लिए नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, तो हर खबर को फेक कहने वाले शहबाज गिल की तरदीद आ गई कि भाई ये खबर बिल्कुल गलत है और ऐसा कुछ है ही नहीं। आज SNGAD की समरी में वाज़े लिखा सामने आ गया कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ वज़ीर आला पंजाब ने गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी है। पंजाब असेंबली में शहबाज गिल की जानिब से इस मामले पर मुसलसल झूठ बोलने पर उनके खिलाफ एक करारदाद भी जमा करा दी गई है। बिल्कुल उसी तरह जब हमने कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पंजाब में मुदाखलत इस कदर बढ़ गई है कि मुंतखब लोगों पर एक नॉन इलेक्टेड और आम से बंदे को लाकर बैठा दिया गया है, तो मीडिया की इस खबर को भी उसी नॉन इलेक्टेड तर्जुमान शहबाज गिल साहब ने फेक कहकर रद्द कर दिया था। मगर आज पंजाब हुकूमत के वुज़रा वही इल्ज़ामात दोहरा रहे हैं। उस्मान बुज़दार के खिलाफ साजिशों की दुहाइयां दी जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं कि ये साजिशें कोई बाहर वाला नहीं बल्कि उनकी अपनी आस्तीन के सांप कर रहे हैं। जनाब शहबाज गिल साहब, हूं ना रामजे। बदकिस्मती ये है कि हमारे साथ उस तरह ताउन नहीं हो रहा जिस तरह हम चाह रहे हैं। कुछ ऐसे आस्तीनों के सांप हैं जो इमरान खान हमारे मुखालिफ इतनी साजिश हमारे खिलाफ नहीं कर रहे जितने वो आस्तीन के सांप कर रहे हैं जो बदकिस्मती से असम्बलियों में नहीं पहुंच सके। मैं उसकी कारकर्दगी पूछना चाहता हूं जो हमारी कारकर्दगी जांच रहा है, उसकी अपनी कारकर्दगी क्या है। साजिशें चल रही हैं, देखें ना, फैब्रिकेटेड स्टोरियां बना के, झूठा प्रोपोगंडा करके सीएम को सारी साजिश का पता है। जो मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, मेरा रास्ता क्यों रोका जा रहा है कि उस्मान बुज़दार को कमजोर करना। मैं उस्मान बुज़दार को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की करम फजल से कमजोर नहीं होने दूंगा। नया पाकिस्तान बनाने वालों की जानिब से अद्वियात इतनी महंगी कर दी गई हैं कि महंगाई के 40 साला रिकॉर्ड टूट गए हैं। वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कियानी अद्वियात के महंगी होने का एतराफ़ कर रहे हैं और बाकायदा फार्मास्यूटिकल कंपनीज के खिलाफ क्रैकडाउन भी कर रहे हैं। मगर पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ भी सियासत खेल रही हैं। मान ही नहीं रही कि अद्वियात कई गुना महंगी हो चुकी हैं। उल्टा गरीबों का मजाक ये कहकर उड़ा रही हैं कि सिर्फ इमरजेंसी और ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली चंद दवाइयां ही तो महंगी हुई हैं, जिसका गरीबों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नाजरीन, नए पाकिस्तान में अब इमरजेंसी और ऑपरेशन इंसानी ज़रूरियात में नहीं बल्कि लग्जरी में शुमार किए जाएंगे। सबसे बड़ी ये बात है कि एक बात आप तहिया कर लीजिए कि आम मेडिसिन जो है ना, उसकी कीमत नहीं बड़ी उन मेडिसिन की कीमत है जो आपकी एसेंशियली आपको किसी ऑपरेशन के दौरान ज़रूरत होती है, इमरजेंसी के दौरान ज़रूरत है, उनकी बड़ी है। ठीक है, अगर हमने सारे अपना पंजाब का बजट भी दे देना तो मेडिसिन तो मैंने तो आपको बता दिया ना एक दफा। और कल तो जो 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाने के दावे कर रहे थे, आज 2 नहीं 1 रोटी के मुतालबे पर उतर आए हैं। सिर्फ 8 महीनों में पाकिस्तान की चलती मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद हुक्मरान इस सतह पर आ गए हैं कि हकीकतन अवाम के मुंह से उनका निवाला छीन रहे हैं। अवाम के टैक्सेस पर अपने घर, अपनी गाड़ियां, अपने ठंडे ठार दफातर चलाने वाले हुक्मरान कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं और तकाजा कर रहे हैं कि मुल्क के मौशी हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हर पाकिस्तानी 2 के बजाय 1 रोटी खाए ताकि आने वाले कल में 2.5 रोटियां बचाई जा सकें। 2 रोटियों के बजाय 1 पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा, बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन ज़रूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकें। और जनाब इनकलाबी हुकूमत के एक और रोशन सितारे जनाब शेख रशीद भी हैं, जो आज महंगाई का शोर मचाती आवाम को आड़े हाथों ले रहे थे। फरमा रहे थे कि जहां पेट्रोल, बिजली, गैस इतनी महंगी हो सकती है तो गोश्त महंगा होने से कोई अजाब नहीं आ जाएगा। जी हाँ, ये वजीर आजम इमरान खान के वही चहीते वजीर हैं जिनका अपना गुजर बसर दूसरों के दिए हुए पर होता है और अपने घर से कभी कभार भूल कर खाना खाने को हराम डिक्लेयर कर चुके हैं। मैंने अपने घर से कभी खाया ही नहीं है। जिस दिन घर से खाया आराम ही खाया। तो सुबह निकल पड़ता हूं, हर जगह मेरा नाश्ता फ्री है। और इमरान खान सरकार के एक और सफ़े अव्वल के वजीर फैसल वाडा है, जो अभी कुछ दिन पहले अपने लीडर की तारीफ में इतना आगे निकल गए थे कि उन्हें कुछ दिन मीडिया से दूर रहना पड़ा, याद है ना। बहुत बड़े दावे के साथ अब उनकी वापसी हुई है। कहते हैं कि पाकिस्तानियों घबराना नहीं है,
मुश्किल वक्त अब बस चंद हफ्तों का मेहमान रह गया है। 4 से 6 हफ्तों में पाकिस्तान में नौकरियां ही नौकरियां होंगी। हर तरफ दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तानी कम और जॉब्स ज्यादा हो जाएंगी। गोरे भी जॉब्स के लिए पाकिस्तान का रुख करेंगे और अगर ऐसा ना हुआ तो चाहे उनकी तिक्का बोटी कर दे। जी हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे कभी मुराद सईद दावा किया करते थे कि वो हुकूमत में आकर पाकिस्तानियों का लूटा हुआ 60,000 अरब रुपए वापस लाएंगे और सब कुछ ठीक करते। मैं आपको बताऊं सर कि इतनी ज्यादा चीजें अच्छी होने वाली हैं, इतनी ज्यादा अच्छी होने वाली है, और स्पेशली आप स्टॉक से ले लें, इंडस्ट्री ले लें, खास तौर पे जो मीडिया के मालिकान कह रहे हैं अपने लोगों को हमारे पर डाल के निकाल रहे हैं, उन सबको मैं कहता हूं कि इन सबको रोक लें। अच्छा, क्योंकि बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी। इतनी नौकरियां आपकी आने वाली, मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते, 10 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते की बात कर रहा हूं। अगर खुदा न खासा सही साबित नहीं होता तो फिर 5 हफ्ते के बाद फैसल वाडा साहब फिर आप यहां पे आगे ये ना कहेगा कि वो ये तो अल्लाह की मर्जी थी, फिर आपको कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। तिक्का बोटी कर दीजिएगा। पाकिस्तान का 60,000 अरब रुपया जो बाहर पड़ा है उसे लेके आएंगे। रोक सकते हो तो रोको। I'm having a good laugh, guys. अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। मेरे साथ मौजूद होंगे जी आज राना मशहूद साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद साहब। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद होंगी शहला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको भी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वज़ीर आज़म साहब के खुद मुंतखब करदा 10 अनमोल रतन में से एक अनमोल रतन, इनफैक्ट 18 हो गए। थैंक यू वेरी मच। मतलब मैं राना साहब के बगैर क्या, मतलब मैं अपने प्रोड्यूसर राना साहब की बात कर रही हूँ, उनके बगैर मैं क्या करूँगी। 18 अनमोल रतन में से एक रतन मेरे साथ हैं, शौकत बसरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, वाम वेलकम। बसरा साहब, 2 खबरें, सीधा सीधा सवाल, 2 खबरें, 2 अलग अलग प्रोग्राम मैंने पिछले हफ्ते कर लिए, लेकिन क्या करूँ नए पाकिस्तान वालों का, जब प्रोग्राम करते हैं शहबाज गिल साहब थक से आ जाते हैं, ट्विटर पर नमूदार हो जाते हैं, खबर गलत जाए, मैं फेक न्यूज़ बस्टर पर बिल्कुल इसको रिपोर्ट करूँगा, मैं इधर रिपोर्ट करूँगा। लेकिन आज दोनों खबरों की फिर से तस्दीक होगी। 70 गाड़ियाँ मिल रही हैं, अचीवमेंट देखें क्या है आप लोगों की, और 70 गाड़ियों का आप मुतालबा कर रहे हैं। अब इसको सीएम साहब ने मशरूत ही सही, लेकिन इसकी अप्रूवल मिल गई है। दूसरा सर सीएम के खिलाफ साजिशें, यानी उस्मान बुजदार साहब के खिलाफ साजिशें। उस टाइम पर भी मैंने कहा था नॉन इलेक्टेड बंदे को एक इलेक्टेड सीएम के ऊपर लगा दिया गया उसकी परफॉर्मेंस जज करने के लिए, तो फिर हाल तो यही होगा ना हुकूमत का। जी सर। बिनेश, आपने बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं। मैं समझता हूँ कि वो तमाम बातें आपने डिस्कस की हैं जो मीडिया में चल रही हैं, और हमें लग रहा है कि अल्लाह ताला से शायद हमें माफ़ी मिल जाए। बीनिश बहुत ज़ालिम है, हमारी एक एक चीज़ को पकड़ लेती है और इस तरह हमारा पोस्टमार्टम करती है। बहरहाल बिल्कुल ये अच्छे एंकर का, और मैं समझता हूँ कि जो मीडिया में लोग हैं, और ये अच्छी बात है, हमें इस्लाह का मौका मिलेगा। देखें, जहाँ तक तो फैसल वाडा साहब की अपनी गुफ्तगू सुनवाई, या मुराद सईद साहब की सुनाई, मुश्ताक गनी साहब की सुनाई, शेख रशीद साहब की सुनाई, शेख रशीद साहब की सुनाई, वो ज़ाहिर उन्होंने गुफ्तगू की। आदमी किस वक्त मूड में होता है ऐसी बातें कर जाता है। मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए, जो रियलिटी ना हो, जो रियलिस्टिक बातें ना हो, वो नहीं कहनी चाहिए। तो देखें, मैं खुद हम अवामी लोग हैं, अवाम से वोट लेकर आते हैं। बिल्कुल इस वक्त इकोनॉमी के हवाले से नॉन इलेक्टेड बंदा किसकी तरफ नहीं किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं सर? उस्मान बुजदार साहब की हुकूमत कौन गिरा रहा है? पहले इतनी बड़ी चाय शीट है, मुझे थोड़ा सा मौका दे दें। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि इकोनॉमी के चैलेंजेस मौजूद हैं। कौन नहीं कह रहा? इमरान खान साहब के, मैं शहबाज गिल की बात कर रही हूँ सर, मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, उस पे आता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह सर आपके अपने सूबाई वजीर साहब ये कह रहे हैं, समी साहब ये कह रहे हैं कि जी आस्तीन के साथ साजिश कर रहे हैं। वो कौन है आस्तीन के साथ? मुद्दे पर आए ना सर, मुद्दे पे आ रहा हूँ ना जी सर। एक फिक्रा क्या कि मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूँ कि 70 साल की लूटमार करप्शन का 8 महीने में जवाब ना ले, थोड़ा सा हमें वक्त दे दें। इंशाल्लाह इस वक्त ना लूटमार होगी, ना करप्शन होगी, ना 4 बर्रे आज़मों में प्रॉपर्टियाँ बनेंगी, मेरा आपका वादा है। लेकिन मौका दें हमें। अच्छा, जहाँ तक बात की उन्होंने आस्तीन के साथ जो बात की उन्होंने समीला चौधरी साहब ने, मेरे ख्याल में वो ही इज़ द प्रॉपर मैन, जिन्होंने बात की है वही जवाब दे सकते हैं। चूँकि उन्होंने बात किया है, डेफिनेटली उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी। आपके पास नहीं है वो इन्फॉर्मेशन? कोई इन्फॉर्मेशन है, पंजाब में सब ठीक है, और अगर होती तो मैं जरूर आपको बताता। पंजाब में सब ठीक है। एक बात आपको मैं बताऊं, देखिए होता पता है क्या है, जब आप गवर्नमेंट में हो या इमरा अपोजिशन में हो, मुख्तलिफ लॉबीज होती हैं, मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की सोच में इख्तलाफ होता है, लेकिन लीडर एक है, उसका नाम है इमरान खान। जहाँ भी इख्तलाफ होगा, अभी आप देखिए ना, 2 कितने बड़े सीनियर लीडर हैं, जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके दरमियान इख्तलाफ आपसे नहीं है। इलेक्शन से पहले भी बहुत ज़्यादा चीज़ें उनकी
अभी इलेक्शन, अभी एक जो चीज सामने आई शाह महमूद कुरैशी साहब ने, अच्छा बसरा साहब एक मिनट मेरी बात लेकिन उसमें मैं ये समझूं, एक बात सुनिएगा, इसमें अगर आपके ज़हन में ये बात सर आस्तीन के सांप इतनी बड़ी बात है सर, मेरी एक मिनट बात सुनिए। बहुत खतरनाक आप जानते हैं जब आप पीपल्स पार्टी में भी थी, आप जानते हैं कि मैं इलेक्टेड लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ, यह बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, इसमें किसी को बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। सो मैं वो उस बात के साथ जाऊंगी जो इलेक्टेड बंदा करेगा, क्योंकि वो लोगों के वोट लेकर आता है, लोगों में जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि आपको भी वजीर आजम साहब ने लगाया है, शहबाज गिल साहब को भी वजीर आजम साहब ने लगाया है, लेकिन जो बात की है वो उस बंदे ने किया जिसको आवाम ने लगाया है। सो अब आप उसको एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, आप मुझे ठीक जवाब नहीं दे रहे। मुझे राना मशहूद साहब के पास जाना है। नहीं, शैला भी बैठी है, शैला भी बैठी है, राना मशहूद साहब भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। आपके बुरा वक्त, आपसे मुराद ये PMLN का बुरा वक्त पता नहीं कब खत्म होना है, उसका नहीं मुझे पता, लेकिन पाकिस्तान का बुरा वक्त 4 से 6 हफ्तों में खत्म होने वाला है। द ग्रेट फैसल वाडा साहब ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, नेशनल टेलीविजन पर यह कहा है कि अगर 4 से 6 हफ्तों में नौकरियां नहीं मिली, दूध और शहद की नहरें नहीं बही, उनकी तिक्का बोटी कर दी जाए। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माजरत के साथ, ये लोग वो लोग हैं जिनका काम, देखें पहले तो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पर नालायकों की हुकूमत आ गई है, लेकिन अब अगर आप स्कैंडल्स देखें कि जो यूरिया खाद के अंदर जिस तरह इजाफा हुआ कि 3400 से 4500 पे, चीनी की कीमतों में जिस तरह इजाफा किया, दवाइयों की कीमतों में जिस तरह इजाफा किया, डॉलर को जिस तरह ऊपर लेकर गए, गोल्ड को जिस तरह ऊपर लेकर गए, इसका अगर आप सब का कैथारसिस करें तो यहाँ पर पैसा किसने बनाया? यहाँ पर पैसा ये तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर डूम्सडे की पिक्चर क्रिएट करके और अवाम को ये तलकीन करते हैं कि रोटी एक कर लो, अभी पेट अपना टाइट कर लो, और खुद ये इन्होंने अय्याशियों का। और देखें इस वक्त चाहिए ये था कि इनको, हमने जब हमारी हुकूमत आई थी तो ऑस्टेरिटी की जो मेजर्स थी, हमने हॉस्पिटल्स के अंदर जो है दवाई यकीनी बनाई, हमने सरकारी दफातर जो है उनके खर्चे कम किए, हमने वुज़रा को झंडा नहीं लगाने दिया। कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ये हैं कि आप पंजाब के अंदर के आप झंडा ना लगाएं, अवाम के साथ अज़हारे यकजहती करें, प्रोटोकॉल को ना लें, और इन तमाम चीज़ों को करके जो हम बाहर के दौरे करते थे वो भी अपनी जेबों से करते थे, और वो पैसा बचा के हम एजुकेशन को देते थे, हेल्थ को देते थे। यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियाँ बेच के जब सऊदी वो वली अहद आए तो उससे ज़्यादा महंगी जो है किराए पे गाड़ियाँ ली गई, वहाँ पर जो भैंसें बेची गई। ये कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं, इन्होंने कौम को लूटा है। आज हम चार्जशीट और रेफरेंसेस बना रहे हैं कि ये जो इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी एक नोटिफिकेशन आ गया है कि बिजली के यूनिट 80 पैसे पर यूनिट इन्होंने महंगे कर दिए हैं। Absolutely. आप पूरी दुनिया से कर्जा इकट्ठा कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान के अंदर जब हम गए थे $19.5 बिलियन छोड़कर गए थे, आपने उसका हिसाब नहीं दिया। $7 बिलियन अभी तक आपको आ चुका है, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान तबाही होगी। और तुरफा तमाशा देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं, वो जो कहते थे ना मोदी का यार हमें हर वक्त ताना देते थे, अब इंडिया की तर्जुमानी करते हैं कि महंगाई पर ना बोलना नहीं तो इंडिया हमला कर देगा। 14 से 20 अप्रैल के दरमियान इंडिया ने उनके कान में आके बताया कि हम हमला करने वाले हैं। कोई शर्म नहीं आती इन लोगों को कि अवाम को किस हद तक ये धोखा देंगे। कल जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर आग लगी, ये हमें ताने मारा करते थे कि जी फाइलें जला दी, तो अब कौन सी फाइलें हैं जो आपने वहां पर जलाई हैं, और कौन सा गंद है जो आपने छुपाने की कोशिश की है। ऑल राइट, मुझे जरा शैला साहिबा को ऐड करना है। राना मशहूद साहब वापस आपके पास आऊंगी। शैला साहिबा अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। राना साहब को तो लग रहा है कि अवाम को धोखा दे रही है ये हुकूमत। जो फैसल वाडा साहब है वो तो धोखा नहीं दे रहे ना, वो तो क्लियरली बता रहे हैं कि 4 से 6 हफ्तों में ऐसा हो जाएगा, नहीं तो आप तिक्का बोटी बना दीजिएगा। मुश्ताक गनी साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाइए ताकि आप कल के लिए 2.5 रोटी बचा सकें। और इनके जो रजाक दाऊद साहब हैं जो कि स्पेशल मुशीर हैं इकोनॉमी पे, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में कंगाल हो गया है। मैंने सिर्फ एक चीज़ पूछनी है शैला साहिबा, ऐसे बयानात मतलब जानबूझकर देते हैं कि निकल आते हैं, ये कैसे दे देते हैं इस तरह के बयानात? वो विनीश, जब हम छोटे थे तो एक पाकिस्तानी मूवी थी, उसका एक डायलॉग था, या अल्लाह किसकी मानना किसकी ना मानना। तो सूरत हाल जो है वो ये है। और जहां आपने इतने सारे बयानात चलाए, अगर वो भी चला देती
कि इमरान साहब टंगे हुए ये कह रहे थे वज़ीर आज़म साहब जब वो कंटेनर या जलसे के स्टेज पे थे कि IMF सुन लो, जब हम आएंगे तो तुमसे लिए हुए कर्ज हम वापस नहीं करेंगे। और ये कौन कर्ज लेता है जिसकी वजह से अवाम मकरूज हो जाती है। आज वज़ीर आज़म साहब बाहर हैं और कर्ज लेने बनफ से नफीस गए, तो मैं IMF के पास गए। अब जहाँ तक फैसल वाउडा की बात है तो शेख रशीद साहब ने खुले आम मेरे चेयरमैन को कहा था कि ज़ाया हो जाएगा। इन्होंने तो ज़ाया होने का सामान कर लिया। और मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि वो एक लफ्ज़ यूज़ होता है कि जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, जो दावे फरमाए हैं, वो आजकल जो हमारे यहाँ ज़बान आ गई है उसमें ये टल्ली कैफियत होती है जिसमें ये बात होती है। अगर वो अपने आप को इलेक्टेड भी नहीं कहें, अच्छा वैसे तो ना कहें शैला साहिबा, एक आम आदमी वो भी नहीं कह सकता कि 4 हफ्ते के बाद ये हो जाएगा। देखें ये कैफियत बताइए, मैंने ये नहीं कहा कि वो इसमें थे। अच्छा। कहा जाता है कि इस कैफियत में ऐसी बातें होती हैं, मैं नहीं कह रही उन्हें, क्योंकि वो इलेक्टेड पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो इलेक्टेड होकर ऐसी बातें नहीं करेंगे। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि 4 हफ्ते दूर नहीं है। 4 हफ्ते के बाद आपके तो शौक भी दूसरे हैं, बाइक लेके चारों तरफ स्क्वाड लेके भी निकल आते हैं, आप गन लगा के भी बाहर आ जाते हैं वाकयात खत्म होने के बाद। तो ये चीजें जो हैं ये आप क्या कर रहे हैं? और आप मुझे बताएं जो इंडस्ट्रीज हैं मौजूदा वो सिक होके बंद पड़ी हैं, वो चल नहीं पा रही, बिजली नहीं है। आप जब तक बिजली नहीं होगी क्या रोजगार देंगे? मैं समझ नहीं आया। सूबों को आप उनका हिस्सा नहीं दे रहे कि वो अपना काम कर सके, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और आपके यहाँ तो नॉन इलेक्टेड की बहुत इज्जत है। उस्मान बोजदार पे जो है वो कौन बैठा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके यहाँ तो नॉन इलेक्टेड की, और अगर उससे भी नीचे चले जाएं कि कोर्ट से मुस्तनद शुदा जो एक बात की गई है कि सादिक और अमीन नहीं रहे, उनकी इतनी इज्जत है कि वो कैबिनेट में बैठते हैं। हुकूमत धोखा दे रही है और ऑपोजिशन क्या कर रही है, मुझे ये जानना है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शैला रज़ा साहिबा, राना मशहूद साहब, शौकत बसरा साहब मेरे साथ बने होंगे। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। शैला रज़ा साहिबा, राना मशहूद साहब एंड शौकत बसरा साहब मेरे साथ बने हुए। शौकत बसरा साहब, मुलाकात होती है मौलाना फजलुर रहमान साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तर्जुमान हुकूमत को, यानी फवाद चौधरी साहब को। और फवाद चौधरी साहब भी ऐसे बयानात इन रिटर्न देने के कि भाई इतने बीमार हैं, हॉस्पिटल एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए थी जाती उम्रा में, लेकिन यहाँ पर तो जी ऑक्सीजन लेकर के मौलाना साहब पहुंच गए। और मौलाना साहब ने कहा कि अब वो नवाज शरीफ साहब से मिले हैं और अब अनकरीब आसिफ अली जरदारी साहब से भी मिलने वाले, विच मीन्स कि द ऑपोजिशन इज ऑन द सेम पेज। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि अगर मौलाना साहब मिल गए नवाज शरीफ से? मुझे भी अनइंटरप्टेड सुनेंगी सर, दोनों मेरे जी सुनूंगी सर। मैं पहले एक कमेंट जो दोनों ने बातें की हैं जी, मैं बड़ी मुश्किल से हंसी कंट्रोल करके बैठा था। दोनों इस तरह गुफ्तगू कर रहे थे जैसे इन्होंने पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना, हांगकॉन्ग, स्विट्जरलैंड पे हुकूमत की हो, जिनके काले करतूतों की वजह से आज मुल्क यहाँ तक पहुँचा है। 30 अरब डॉलर का कर्जा हमें विरासत में देने वाले, 1.5 लाख का हर बच्चा मकरूज पैदा करने वाले, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं और डेली 600 करोड़ रुपया सूद अदा कर रहे हैं। अभी राना मशहूद साहब मेरे प्यारे भाई हैं, वो हमें शर्म दिला रहे थे, और मैं तो वो कह रहा था कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, अगला फिक्रा आप मुकम्मल कर लीजिएगा। और फिर मुझे यकीन मानिए कि मीर भी कितने सादा हैं, जिनके सबब हुए बीमार उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। मुझे एक अंदाज़ा कीजिए कि करप्शन और लूट मार में जिनका लीडर जेल में पड़ा हुआ है, जिनको अदालत ने सजा दी है, वो हमें बातें बताते हैं। मैं चैलेंज है राना मशहूद साहब से कि आपके पास करप्शन, अभी उन्होंने गिनवाया जी फलां जगह जी इतना हुआ जी। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, सुई गैस महंगी हुई है, बिजली महंगी हुई है, लेकिन आपके काले करतूतों की वजह से हुई है। आप 70 साल का हिसाब हमसे लेना चाहते हैं 8 महीने में? मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिएगा प्लीज। भी सर मैं भूल जाऊंगी ना। खान साहब एक लुकमा ले लेना। खान साहब ये कहते थे कि महंगाई तब होती है जब ऊपर आपके जो हुक्मरान हैं वो करप्ट होते हैं। अब तो करप्ट लोग चले गए ना आपके मुताबिक तो पीपल्स पार्टी नून लीग सही नहीं थी, इन्होंने करप्शन की, लेकिन इमरान खान साहब तो साफ शफाफ है ना। और ये इमरान खान साहब का ही फंडा है, टॉप पर सही बंदा
बंदा बैठा है तो नीचे तक उसके असरात आने चाहिए। क्या कहा है, खजाना खाली, दिवालिया होने वाले, पैसे है नहीं है, पल्ले नहीं तेला कर दी फिर दी मेला मेला। हमें तो पता ही नहीं था इन्होंने किस बेरहमी के साथ इस मुल्क को लूटा है। मुझे हिसाब दे दें कि 30 अरब का कर्जा ये कहाँ ले गए, जो आज हमें समझ आ रही है कि 4 बर्रे आजमों के अच्छा ना, मुझे इसका बता दें प्लीज। अब उस पे आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी को कुछ कहने के लिए ना जरा अपने आप को जरूर पूछना चाहिए कि हमने क्या खिलवाड़ किया है इस मुल्क के साथ, जिसको हमने कहते हैं कि कायदे आजम का मुल्क है। और आप आगे चलते हैं। देखें, अलायंसेस बनते रहते हैं, जाना चाहिए मौलाना साहब को मिलने के लिए। लेकिन ये बात आपने फवाद चौधरी वाली उठाई है, वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा। फवाद चौधरी ने क्या गलत कहा है कि मियाँ साहब की तो जान को खतरा था, डेली 4 एंजाइना के अटैक्स हो रहे थे, किडनी 3rd स्टेज पे पहुंच चुका था। उन हालात में वो मीटिंग कर रहे हैं सियासी, और बाहर आके क्या कहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, उन्होंने कहा मैंने सियासी गुफ्तगू की है उनके साथ। मतलब कोई तमाददारी के लिए भी नहीं जा सकता। जाए ना, मेरी बात मुकम्मल कर, ऐसे नहीं। अभी मुझे 1 मिनट और दे। हमने कब कहा है, लेकिन एक बात बताऊं, जिनको ये मिलने गए थे ना, वो तो भाई पतली गली से निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं बताएं पैसे मैं देने को तैयार हूं, लेकिन पता ना चले, पैसों का सामने नहीं आना चाहिए, मैं पैसे दे देता हूं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आप मियां साहब से फिर भी आपको मसला है, फिर भी मसला है। अच्छा राणा साहब को कमेंट तो लेने देना। एक राणा साहब मुझे बताएं, मियां साहब से सर मैं क्वेश्चन, मेरी बात मुकम्मल, मैं जवाब दे रहा हूं सर, क्वेश्चन मैं जवाब मुकम्मल कर लूं। क्या मतलब आप समझते हैं कि मियां साहब तहरीक चलाएंगे? कहां गई वो वोट को? उससे पहले मौकफ तो लेने दे। बसरा साहब तुसी भी कमाल कर दो, जो हौसला रखो ना, तुसी चाह पियो चुप करके। राणा मशहूद साहब अस्सलाम वालेकुम, एक दफा दोबारा खुशामदीद आपको कहती हूँ। सर सियासी मुलाकात थी, इत्तेमाददारी के लिए आए थे, पहले ये तो जरा क्लियर कर देना। मौलाना साहब नवाज शरीफ साहब से मिलने, बिल्कुल तीमारदारी के लिए आए थे। मौलाना साहब तीमारदारी के लिए आए थे। जब मियाँ साहब जेल में थे तब भी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था, और मौलाना साहब जो मिलियन मार्च कर रहे हैं इस हुकूमत की नाअहली के ख़िलाफ़, उसकी वजह से वो मुलाकात ना हो सकी। और आज बिल खसूसन सिर्फ तीमारदारी थी, लेकिन जब 2 बड़े बैठते हैं तो उसमें गुफ्तगू हर किस्म की होती है। और गुफ्तगू जो आज थी वो सारी इस बात पर थी कि इस मुल्क को महंगाई की दलदल में धकेल कर ये लोग खुशियाँ ये लोग, इनका जो वजीर ख़जाना है वो कहता है, बयान देता है कि अवाम की अभी और चीखें निकलेंगी। और फिर झूठ इतना बोलते हैं कि इन्हीं असद उमर साहब ने कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर जो एदाद पेश की है उसमें बताया कि 30 अरब डॉलर गवर्नमेंट ने लिया तो मुख्तलिफ आपको इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है, इसलिए जो सच है उसको सुनने की हौसला पैदा करें। प्लीज सर, 30 अरब डॉलर लिया तो 70 अरब डॉलर मुख्तलिफ मदों में वापस भी किया। और इस हुकूमत ने जो पैसा लिया, यहाँ पर आप बिजली का बहरान था, बदकिस्मती से आज जो इमरान खान के साथी हैं ये सारे वो लोटे और लुटेरे हैं जिन्होंने मुशर्रफ के दौर में लूटा, जिन्होंने पीपल्स पार्टी का लबादा ओढ़ा जब उनको जरूरत पड़ी, जिन्होंने नून लीग का लबादा ओढ़ा जब इनको जरूरत पड़ी, और अब सारे जो इकट्ठे हो गए और धुल धुलाकर साफ होकर आज करप्शन पर ऐसे भाषण देते हैं जैसे इनको पता ही नहीं कि माजी में किस किस ने खाया, किस किस ने लूटा। और मियां नवाज शरीफ की करप्शन की बात करते हैं आप। मियां नवाज शरीफ पर जो केस बना, उसी केस को उठाकर आप हुसैन नवाज का रेड वारंट लेने गए, और आपके मुंह पर, मैं बसरा साहब आपकी बात नहीं कर रहा, मतलब पीटीआई के मुंह पर वो चपेड़ पड़ी वहां से कि उन्होंने कहा कि ये तो नाकाबिल, ये तो शवाहिद ही नाकाफी है। और किस बुनियाद पर आप लेकर आए हैं? 10 हियरिंग्स के अंदर फैसला वहां पर यह हुआ, और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मियां नवाज शरीफ साहब को भी जो फैसले की बुनियाद पर नाअहल किया गया उस पर भी। राणा साहब एक वेरी क्विकली, जरा शौकत बसरा साहब भी बेसब्रे हो रहे हैं और मैं भी जरा क्यूरियोसिटी हो रही है, आप मेरी भी मजबूरी समझती हैं, समझते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अभी मौलाना साहब ने अनाउंस किया कि वो आगे 1-2 रोज में आसिफ अली जरदारी से भी मिलेंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे नहीं पता कब, अभी थोड़ी अरसे के बाद मौसम बेहतर हो जाए तब आप लोग इकट्ठे होकर इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे जो कि मौलाना साहब निकाल रहे हैं। मजाक ना किया करें। अच्छा, सर राणा मशहूद है, सर आपका नाम राणा मशहूद है, आप शौकत बसरा साहब हैं, आप शौकत बसरा ही बने रहे। जी राणा साहब, जी राणा साहब, द माइक इज विद यू। शैला को आवाज नहीं आ रही जी। बेसिकली मेरा सिर्फ इस पर एक ही जवाब है कि ये हमारी मिन्नतें कर रहे हैं कि तहरीक चलाओ, क्योंकि ये चाहते हैं कि तवज्जो हटे। अवाम इस वक्त झोलियां उठा कर इनको बददुआएं दे रही है। अवाम जो है इनको पता नहीं है कि इनके साथ अगले चंद दिनों में क्या होना है, ये सड़कों पर नहीं निकल सकेंगे। अवाम इतनी गुस्से में आ चुकी हुई है। हमें तहरीक जो है वक्त बिल्कुल
हम बैठकर फैसला करेंगे तहरीक का, लेकिन हम इनको अपने बोझ से ही गिरने देंगे, ये अपने बोझ से गिरेंगे। आज मेरी बात नोट कर लें, जून का बजट पीटीआई का और पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट होने जा रहा है, और इस बजट के अंदर अभी तक की जो कैलकुलेशंस आ रही हैं 2600 अरब का डेफिसिट आ रहा है। ठीक है, मुझे शैला को वापस शामिल करना है, फाइनल राउंड के लिए वापस आऊंगी आपके पास राना साहब। शैला रजा साहिबा, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद क्या आप लोग नून लीग के साथ मिलकर के, मौलाना साहब के साथ मिलकर के इस मार्च का हिस्सा बन सकते हैं, हुकूमत गिरा सकते हैं, इस्लामाबाद में अपना पड़ाव कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कलेक्टिवली? अच्छा, पहली बात तो ये कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इनको जितना ये टाइम लेना चाहते हैं हम जरूर देना चाहते थे, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, टाइम हम नहीं लेना चाहते। लेकिन जब आपको पहले से हालात पता थे, भाई मेरी बात को सुन लें, आपको तो पता नहीं क्या चाहिए, आपको 5 साल बाद पता चलेगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें जब ये बात करते हैं कि हमारे लिए छोड़ के क्या गए, तो भाई आप तो उस वक्त हमारे साथ थे। ये जो थे मुराद सईद और ये सब जो मुंह पे अरबों रुपए मार रहे थे, इन सबको मालूम था कि मुल्क की मईशत का क्या हाल है, इमरान साहब को मालूम था। और असद उमर साहब जो कि मईशत की बात करने के बजाय वल्दियत तक और शर्म तक चले जाते हैं, सिवाय मईशत ठीक करने के हर बात करते हैं, उनका ये दावा था कि उनके पास प्लान मौजूद है, यानी कि सारी मुसीबतों का आपको पता था। मेरे साथ कितने प्रोग्राम जिसमें कर्जे की डिजिट पे बात की है, कितना कर्जा नून लीग के दौर में हुआ। तो आपकी अपनी पॉलिसी कहाँ है? अगर आप पिछले दौर को रोते रहेंगे और ये पैगाम देंगे कि 2.5 साल के बाद, ये 8 महीने गुजर गए और अब ये रिपोर्ट आ गई कि 18-19 में जो है 3.4 रहेगी और 20 में और कम हो जाएगा ग्रोथ रेट, और 21 में अगर इन्होंने सही इक़दाम की तो इतने पीरियड के लिए क्या गरीबों को जिंदा गाड़ दें ज़मीन में कि उनको दवा नहीं मिल सकती, दवाएं 15% कह के आपने 200% महंगी कर दी, उनको 13 रुपए की प्याज 46 रुपए किलो है, टमाटर कभी सोच सकता था कोई इंसान 300 रुपए किलो है, क्या खाएं? इतने 2.5 साल क्या करें? आपकी शॉर्ट टर्म फौरी जो पॉलिसी होनी चाहिए, फौरी पॉलिसी, वो क्या है? आप अवाम को क्या देने आए? क्या आप ये कहेंगे कि इन्होंने कर्जा खाया था, तुम ये दुखड़ा पका लो अपने घर में, हमारी कहानी पका लो आज, उससे अपना पेट भर लो? क्या दिया आपने? दूसरी, आप ये कहते हैं कि तो हम जो हैं, हम बाहर जो निकल रहे हैं वो इस पे निकल रहे हैं, बाकी जो हमारे ऊपर केसेस हैं तो उसके लिए तो हम उसे फेस करेंगे। उसके लिए तो बसरा साहब ने गीत लिखे जरदारी साहब की बहादुरी पे, साबित कदमी पे, कि जी हम फेस करेंगे इन सबको। वो गीत मिट तो नहीं सकता, गाया तक इन्होंने, उसके लिए हम किसी से नहीं बात कर रहे। 11.5 साल जब वो जेल में थे, जब भी कोई ऐसी हमने मुजाहरे नहीं किए कि इनको छुड़ाएं, जब बीबी साहिबा जो थी वो बाहर थी, जब भी ये बात नहीं हुई, अभी भी बात ये हो रही है। लेकिन जो हमारे साथ गलत किया जा रहा है उस पर हम आवाज तो बुलंद करेंगे, लेकिन उसके लिए हम मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। हम तो मुजाहरा ये कर रहे हैं कि आप जो है ये कहा करते थे कि अभी पाकिस्तान में लोग इसलिए टैक्स नहीं देते कि लोगों को वजीर आजम पे और हुक्मरानों पे एतमाद नहीं है। जब हम आएंगे तो टैक्स नेट बढ़ाएंगे। अब ये रिपोर्ट है कि 233.5 साबित हुआ कि अब भी एतमाद नहीं है। शैला साहिबा को आपके मुताबिक एतमाद नहीं है। अच्छा, बस मुझे ब्रेक पर जाना है, मुझे प्लीज वेरी क्विकली, आप राना मशहूद साहब के साथ बैठ रहे हैं? मैं कह रही हूँ ब्रेक पर जाना है, क्विकली बता दीजिए, आप PMLN के साथ बैठ रहे हैं इनके खिलाफ, हाँ कि ना? ये तो बता दीजिए, मैं ब्रेक ले लूँ ताकि सुकून से। देखिए, मज़ाकरात इशू टू इशू हर बात पर होंगे और एक तरीक़ाकार तय किया जाएगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मूवमेंट सोलो फ्लाइट नहीं लेनी चाहिए, वरना उसका अंजाम उसी तरह होगा जो PTI की क्रैश लैंडिंग हुई थी असेंबली के सामने। ऑलराइट, एक ब्रेक लेना है सर, ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। राना मशहूद साहब, जो बात अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग से शुरू हुई थी वो 21 करोड़ के नाले में जाकर के बह गई है। मतलब फर्द जुर्म आयद हो गई आशियाना में, रमजान शुगर मिल में, शहबाज शरीफ साहब पर, हमजा शहबाज पर। और ये वो केस है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने सुनते ही मतलब ये फौरन ये फैसला दे दिया था कि अगर ये मान भी लिया जाए तो फिर इस तरह से तो कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी MNA, कोई भी मुंतखब नुमाइंदा डेवलपमेंट के काम ही नहीं करेगा। जी सर। देखें, यही तो बदकिस्मती है कि ये लोग इतना झूठ बोलते हैं कि ये गोएबल्स भी अपनी कब्र में शर्मा रहा होगा कि इतने झूठे लोग उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। चंद दिन पहले हमजा शहबाज साहब का मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर मीडिया पे चीख के 85 अरब, इनके मिनिस्टर्स, पता नहीं इनकी कोई नैब के साथ कोई लाइन मिली होती है कि नैब को अभी बात भी नहीं होती और ये आके शुरू हो जाते हैं कि 85 अरब ऊपर फवाद से लेके नीचे वो जो इनका इंपोर्टेड है, कोई शिकागो से आया हुआ क्या है वो गिल, मतलब ये सारे लोग ऐसे चीखे और अदालत के अंदर नैब ने आकर कहा कि 85 अरब, हमारा ख्याल था कि 85 अरब की बात होगी। मैं खुद कोर्ट में मौजूद था तो वहाँ पे उन्होंने 1 बिलियन से भी नीचे की बात की कि ये हाल है इनका, और इनको शर्म भी नहीं आती, इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं। और ये नैब के जो केसेस हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये कौम के साथ कौम की तवज्जो हटाने की कोशिश है। और एक बहुत अहम बात है, ये हर जगह पर कहते थे कि रोज 12 अरब की करप्शन होती है, रोज 12 अरब की, तो अब आपको आए हुए तो 8 महीने हो गए, 200 दिन से ज्यादा हो गए। अगर वही 12 अरब की करप्शन 2400 या 300 अरब, 3000 अरब बनता है तो वो तो आपके पास आज होना चाहिए था। आज तो पाकिस्तान खुशहाल। ठीक है राना साहब, वक्त की कमी है, मुझे आपका पॉइंट मिल गया, मैं जरा रिस्पॉन्ड ले लूं। जी सर, आपका कमेंट वेरी क्विकली। मैं एक बात बताऊं, वो कहते हैं, मैं राना साहब के लिए नहीं, नून लीग के लिए, कि बंदा टीठ होना चाहिए था, शर्म मान जाने वाली गल है। गुजारिश ये है, फजलदाद अब्बासी, क्यूम शेख, मुश्ताक चीनी, इनके नज़दीक 1-2 अरब की तो ये तो वैसे डकार मार जाते हैं ना, 1-2 अरब तो इनके नज़दीक करप्शन है ही नहीं। ये समझते हैं कि 85 अरब क्या मैंने ख्वाब देखा है, किन्होंने बताया है? ये फजल अब्बासी 30-40 साल से उनका मुलाजम है, हमारा मुलाजम तो नहीं है। और दूसरी बात, आप कह रही थी ना बार बार बताएं तहरीक कब शुरू कर रहे हैं, जाने दें, आप क्यों मजाक करती हैं कौम के साथ। ये और तहरीक, ये पैसा बचाएंगे, पैसा जो लूट मार इतनी करके इतने अरसे लूट मार की है वो देने के लिए किया है। मैं आज मुझे शो क्लोज करना है। एक फिक्रा कह दूं, मैं एक फिक्रा दे दूं। मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब अलग अलग अपने मामला तय कर रहे हैं। मियां साहब कह रहे हैं कि मरियम बीबी ने सियासत करने दो, मेरे को पैसे लो, मैनू जान दो। एक और मैं आपको कह रहा हूं। ऑलराइट, शैला रज़ा साहिबा, बेनिश साहिबा जी, बेनिश साहिबा जी 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 राना साहब, जी जी राना साहब, जल्दी से 30 सेकंड्स में बोल रहे हैं। बताएं कितने पैसे दे रहे हैं आप? हाँ सॉरी, सिर्फ देखें, इनको ये बात करते हुए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर डील करनी होती तो एटमी धमाके जब किए थे, 5 अरब डॉलर पूरी दुनिया को पता है, और एटमी धमाके और आप उन्होंने वोट ठुकराए थे। इन लोगों को मोहसिन पाकिस्तान को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान की। तो राना साहब मेरा चैलेंज है, तहरीक शुरू करें, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को मजबूत करने वाले को तहरीक चलेगी। जून के बाद आपकी सवाल ही पैदा नहीं होता पंजाब में इंशाल्लाह ताला। आई एम रियली सॉरी शैला, आई एम रियली सॉरी, मुझे शो क्लोज करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट नशिस्त के अंदर इनकी कौन सी परफॉर्मेंस ठीक हो जानी है, आपसे फिर हम गुफ्तगू करेंगे। शौकत बसर साहब का बहुत शुक्रिया, राना मशहूद साहब का बहुत शुक्रिया, शैला रज़ा साहिबा का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू ऑल टुमारो। लुक आफ्टर योरसेल्फ। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।